So, hello everyone. This is part two of Russia-Ukraine conflict. So, in this part, we will discuss about Cold War after 1922, means when Soviet Union formed in 1922, एंड सोवियत यूनियन के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि कोल्ड वॉर शुरू हो गई, मतलब तुरंत नहीं, इन 1945 कोल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1945। तो ये कुछ कोल्ड वॉर का एक मैप दिख रहा है। कोल्ड वॉर इन द सेंस कि कोल्ड वॉर कोई वॉर नहीं होती है, मतलब एक कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं हमेशा, कि वो डायरेक्टली कभी नहीं फाइट करते, बट यस कुछ अदर कंट्रीज फाइट कर रही हैं तो उसमें इन लोगों ने सपोर्ट कर दिया, या सैंक्शंस लगा दिए, या मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें। तो हम लोग ये देख सकते हैं, ये सोवियत यूनियन है पूरा, ये पोलैंड है, ये सब एक साथ हैं, ये पूरा एक साथ है, ठीक है। एंड इधर साइड ये जो ब्लू ब्लू आप देख सकते हैं, नॉर्थ स्वीडन, फिनलैंड और वेस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सब इटली, फ्रांस, ये सब जो है वेस्टर्न साइड के हैं, एंड ये ईस्टर्न साइड के हैं। तो ये वेस्ट वाले और ईस्ट वाले, ये दोनों एक दूसरे में कोल्ड वॉर कर रहे थे। एंड वेस्ट में यूरोप मेजर पावर था, एंड ईस्ट में सोवियत यूनियन मेजर पावर था, ठीक है। तो कोल्ड वॉर को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर है क्या एक्चुअली? सो द कोल्ड वॉर इज अ पीरियड फ्रॉम 1945 टू 1991, मतलब जब तक ये खत्म नहीं होगी सोवियत यूनियन, तब तक कोल्ड वॉर कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। कोल्ड वॉर थी क्या? तो दैट वाज जस्ट अ जियोपॉलिटिकल टेंशन, एक तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन था सोवियत यूनियन और उसके सैटेलाइट स्टेट्स जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, उन लोग के बीच का एक टेंशन था। एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विद इट्स एलीज द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, मतलब कि एक साइड सोवियत यूनियन और उसके ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, और दूसरे साइड यूनाइटेड स्टेट्स और उसकी एलीज, मतलब एलीज मतलब जो मैंने दिखाया मैप में, ये मैं दिखा रहा हूँ एक बार और, ये इसके एलीज है, ये सारे स्पेन, फ्रांस, ब्लू कलर में जितने हैं वो यूएस के एलीज है। एंड इधर ये थोड़ा सा मतलब जो भी कलर है, तो इसमें जो है ये सोवियत यूनियन एंड इसके एलीज है, ठीक है। तो ये इन लोग का ग्रुप था, इन दोनों के बीच में टेंशन हमेशा बने हुए थे, ठीक है। सो आगे क्या है? पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद द वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड इनटू टू पावर ब्लॉक्स। वर्ल्ड जो है दो बड़े बड़े पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया, ईस्ट साइड में सोवियत यूनियन एंड वेस्ट साइड में द यूएस, ठीक है। द टू सुपर पावर्स, मतलब ओवरऑल इनमें ये चल रहा था कि किसी एक को हराना है, तो जिससे एक ये जो बायपोलरिज्म है, लाइक पूरे वर्ल्ड में एक बायपोलर पावर का माहौल बना हुआ है कि ईस्ट में सोवियत एंड वेस्ट में यूएस, तो इसको यूनिपोलर कन्वर्ट करने तक की जो कहानी है, ये पूरी चलती है सोवियत यूनियन के कोलैप्स तक। द टू सुपर पावर्स वर प्राइमली एंगेज्ड इन आइडियोलॉजिकल वॉर। एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी बिटवीन यूएसए जो कि कैपिटलिस्ट था। देखो डिफरेंस क्या है, यूएसए कैपिटलिस्ट था, मतलब इनके यहाँ क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी। एंड सोवियत यूनियन वाज अ कम्युनिस्ट, जैसे हमने पढ़ा था ना कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुई, क्लासलेस सोसाइटी, सब कुछ नेशनलाइज कर दिया गया, तो दैट वाज अ कम्युनिस्ट, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर थी। द टर्म कोल्ड इज यूज्ड बिकॉज देयर वाज नो लार्ज स्केल फाइटिंग डायरेक्टली बिटवीन टू स्टेट्स, मतलब दो स्टेट के बीच में कोई भी लार्ज स्केल फाइटिंग थी ही नहीं। ये लोग एक दूसरे के ऊपर या तो सैंक्शंस लगाते थे, या तो फिर मतलब जैसे होता है ना, लड़ाई नहीं कर रहे, बट हाँ एक सही तरीके से एक दूसरे के साथ चल रही है वॉर। वो कि कुछ कर दिया, कभी इसने कुछ कर दिया, कभी इस तरह की चीजें। तो द कोल्ड वॉर वॉज बिटवीन, तो ये मैंने समझा दिया अभी कि किसके किसके बीच कोल्ड वॉर थी, और ये कब शुरू हुई, 1945 से 1991 तक ये चली, ठीक है। और सोवियत यूनियन कब बना था, मैंने पिछले वीडियो में काफी डिटेल में बता रखा है, 1922 में। रीजन ऑफ कोल्ड वॉर, तो रीजन क्या था कोल्ड वॉर का? तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर एलिड कंट्रीज यूएस, यूके, फ्रांस एंड सोवियत यूनियन फॉट टुगेदर, मतलब कि वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि ये चारों साथ में लड़े थे, मतलब एक साइड थे, टुगेदर अगेंस्ट द एक्सिस पावर नाजी जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रिया। ये इन लोग के अगेंस्ट थे, ऑस्ट्रिया, जापान और नाजीज जो कि जर्मनी, ठीक है। तो इन सब में क्या हुआ कि दिस वॉर टाइम एलियंस कुड नॉट वर्क आउट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये एलियंस ज्यादा दिन तक नहीं टेका। तो क्यों नहीं टेका? द पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट बर्लिन 1945 among US, UK and Soviet Union to discuss immediate administration of defeated Germany, मतलब जर्मनी वहां डिफीट हो चुका था, तो अब यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कि जर्मनी जाएगा किसके साइड। एक तो ये डिस्कशन था, दूसरा
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफीटेड जर्मनी, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री ऑफ पोलैंड, मतलब पोलैंड की बाउंड्री को मतलब कहाँ रखा जाए, इस बात पे चल रहा था कि कहाँ पे रखना है। मतलब एक साइड यूएस, यूके और फ्रांस थे एंड दूसरे साइड सोवियत यूनियन था। तो इन दोनों में बात चल रही थी कि पोलैंड की बाउंड्री हम लोग कहाँ फिक्स करें। ऑक्यूपेशन ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया कहाँ जाएगा, रोल ऑफ सोवियत यूनियन इन ईस्टर्न यूरोप, ईस्ट में सोवियत यूनियन का क्या रोल होगा, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए लोग बैठे, जो कि बर्लिन में पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस में 1945 में। ठीक है। सोवियत यूनियन वांटेड सम पोर्शन ऑफ पोलैंड, सोवियत यूनियन का कहना था कि मुझे कुछ पोलैंड का पोर्शन दे दीजिए। एक सेकेंड मैं शो करता हूँ तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पोलैंड दिख रहा है, तो सोवियत यूनियन का मानना था कि मुझे कुछ पोलैंड का पोर्शन दे दिया जाए, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, जिससे कि ये थोड़ा सा मतलब एक उसको बफर जोन की तरह लें कि अब इसके आगे कोई नहीं आएगा। मतलब यहाँ से इस एरिया से, मतलब ये जो हमें दिख रहा है ना कि ये हमारे पास वेस्टर्न यूरोप है एंड ये हमारा ईस्टर्न यूरोप है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से अगर वेस्ट यूरोप से ये लोग और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो ये सोवियत यूनियन को खतरा हो सकता है, क्योंकि उस टाइम सोवियत यूनियन थी। तो सोवियत यूनियन को बचाने के लिए यहाँ पे सोवियत यूनियन ने बोला कि मुझे पोलैंड का कुछ एरिया दे दिया जाए जो कि एज अ बफर जोन एक्ट करेगा एंड इसके आगे कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज को लेके काफी बात चल रही थी। और भी चीजें तो वो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक सेकेंड। सो यहाँ पे तो पोलैंड को दे दिया जाए, बट यूएस और यूके इस बात को नहीं माने। ठीक है, ऑल्सो द यूएस डिड नॉट इन्फॉर्म द सोवियत यूनियन अबाउट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन जापान। मतलब जिस टाइम ये लोग साथ में थे तो यूएसए ने ये भी नहीं बताया कि कौन से तरह का बॉम्ब जापान पे ड्रॉप किया गया है। ठीक है, दिस क्रिएटेड सस्पिशन इन सोवियत यूनियन, इससे सोवियत यूनियन को एक सस्पिशन हो गया कि लगता है कि यूएस जो है कुछ मतलब ज्यादा बेटर या फिर ज्यादा डेंजरस कर रहा है एज कम्पेयर टू सोवियत यूनियन, जो कि सोवियत यूनियन नहीं कर सकता, वो यूएसए कर सकता है। मीन सोवियत यूनियन के पास ऐसा कोई बॉम्ब नहीं, बट यूएसए के पास है, और यूएसए ये बताना नहीं चाह रहा सोवियत यूनियन को। तो ये एक तरह का जो है मिसकंसेप्शन क्रिएट करता है दोनों के बीच में। ठीक है, देन दिस क्रिएटेड सस्पिशन, एक सस्पिशन क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद इस कॉन्फ्रेंस में जो भी बातें होती हैं तो उसको लेकर के ये देखा जाता है कि ट्रू मतलब ये हो गया कि हाँ यूएसए नहीं माना, इन लोग को पोलैंड पे नहीं दिया वो बफर जोन। देन ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आता है। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या है, तो ये जो है यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन थे, इन्होंने 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन प्रपोज किया। ठीक है, इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग क्या करना था कि सोवियत यूनियन को छोड़ करके, सोवियत यूनियन को छोड़ करके ये सोवियत यूनियन को छोड़ दिया एंड क्या किया कि बाकी कंट्रीज को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया टू सपोर्ट द इकोनॉमीज एंड मिलिट्रीज ऑफ ग्रीस एंड टर्की। मतलब ग्रीस और टर्की को इसने प्रोवाइड किया। ठीक है, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यहाँ से कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यूएस जो है अब बाकी कंट्रीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इट मीन्स यूएस जो है बाकी कंट्रीज को, यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं ये है अदर, यहाँ पे सारी कंट्रीज दिख रही हैं हम लोग को जो उस टाइम पे मतलब इन सब वॉर्स में थी। तो यहाँ पे जब बाकी कंट्रीज को इसने सपोर्ट प्रोवाइड किया तो सारी कंट्रीज ने कोशिश किया कि हम लोग उसके यूएस की तरफ जाके जुड़ जाएं। ठीक है, तो ये एक कोल्ड वॉर को शुरू करने का तरीका था। अब यूएस जो है वो कुछ कंट्रीज को फेवर करेगा, सोवियत यूनियन जो है वो कुछ कंट्रीज को फेवर करेगा, एंड देन फिर उनके बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई हो सकती है या जो भी चीजें हुई हो। ठीक है, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे पूरा। फिर आता है आयरन कर्टन। आयरन कर्टन क्या है, अब इसको देख करके जब ये देखा गया तो आयरन कर्टन आया। आयरन कर्टन एक पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड आइडियोलॉजिकल बैरियर है। मतलब पहला पॉलिटिकल है, ठीक है, कि एक पॉलिटिकल डिवाइड हो गया, दूसरा मिलिट्री डिवाइड हो गया कि वहां की मिलिट्री अलग यहाँ की मिलिट्री अलग, आयरन कर्टन के से लेफ्ट अलग राइट अलग। और आइडियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, मतलब एक लोग के दिमाग में भी एक बैरियर बन गया बाय सोवियत यूनियन। अब ये सोवियत यूनियन ने किया आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यूएस की जो पॉलिसीज रही वो काफी हम सॉफ्ट नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि हाँ उसने काफी ज्यादा एक डिप्लोमेटिक वे में काम किया कि यहाँ पे जो है लोगों को एक
हेल्प प्रोवाइड करके उनको अपने साइड किया। आई और दूसरे साइड दूसरे साइड हम लोग ये साफ साफ देख सकते हैं कि जो रशिया था, रशिया ने काफी स्ट्रिक्ट कदम उठाए, जो कि एक मतलब एक जो कह सकते हैं कि हाँ वो काफी हार्श स्टेप्स थे, लाइक आयरन कर्टेन प्रपोज करना। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसने आयरन कर्टेन प्रपोज किया। अब इसमें क्या हुआ, टू सील ऑफ इटसेल्फ, एक खुद को सील कर लिया कि मैं अब अलग हो गया हूँ। एंड इट्स डिपेंडेंट ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोपियन एलीज को भी सील कर दिया इसने। मतलब कि खुद को तो किया ही, बाकी इन कंट्रीज को भी इसने सील कर दिया। मतलब यहाँ पे एक आयरन कर्टेन चढ़ा दिया। कर्टेन इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि एक पर्दा लाया, बट हाँ कहने का मतलब है कि अलग कर दिया, ठीक है। और ओपन कॉन्टैक्ट खत्म हो गया वेस्ट और अदर नॉन कम्युनिस्ट एरियाज से। मतलब कि ये वेस्ट वाला पोर्शन जो है, ये पूरा वेस्ट वाला पोर्शन जो है, ये एक सेकेंड, ये वाला पोर्शन वेस्ट का है, ये देखो। और ये नॉन एरियाज जो है, मतलब इनका ओवरऑल कहना क्या था कि हम कम्युनिस्ट हैं, सो वी विल ओनली फेवर कम्युनिस्ट पीपल्स, ठीक है। तो ये पूरा कम्युनिस्ट वाला एक अलग कर लिया अपना, और बाकी अलग कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक इतना काफ़ी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं काफ़ी इजीली समझा रहा हूँ। नो देन ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द आयरन कर्टन, ईस्ट साइड में जैसा हम देख सकते हैं, ये ईस्ट साइड है आयरन कर्टन की। ये आयरन कर्टन यहाँ से है, ये पूरा ये ठीक है, ठीक है। तो ये इसके ईस्ट साइड ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है। ऐसी कंट्रीज हैं जो कि कनेक्टेड या इन्फ्लुएंस्ड बाय सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन से इन्फ्लुएंस्ड है या उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। और दूसरी साइड हम देख सकते हैं कि वेस्ट में, वेल द वेस्ट साइड वर द कंट्री दैट वर एलीज ऑफ यूएस यूके, और नॉर्मली मतलब कि ऐसी कंट्रीज हैं जो न्यूट्रल है। अब यहाँ पे यूएस और यूके को फायदा ये मिला, मतलब ओवरऑल यूएसए को फायदा ये मिला कि यहाँ पे जो न्यूट्रल कंट्रीज थी वो भी इनके साथ चली गई। बट सोवियत यूनियन के पास क्या एक डीमेरिट हो गई कि यहाँ पे न्यूट्रल कंट्रीज भी नहीं गई इनके पास, तो इनके पास जो ऑप्शंस आए कंट्रीज के वो काफी कम हो गए, ठीक है। नाउ इसके आगे, देन इसके बाद शुरू होता है बर्लिन ब्लॉकेड, ठीक है। बर्लिन ब्लॉकेड कोई बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी सीरियस भी था, बहुत बड़ी बात नहीं थी बट काफ़ी सीरियस बात थी। हुआ क्या था कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी ऑफ जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिगैन टू बिल्ड अ बार्ब वायर एंड कंक्रीट वॉल। जैसा कि हम जानते हैं, अभी इससे पहले जो इन लोग की एक समिट हुई थी, ठीक है, मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड, ये रहा, कहाँ गया, पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस। इसमें जो है जर्मनी को लेकर के, जर्मनी के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के बात हो रही थी कि जर्मनी का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा। तो उस टाइम पे जर्मनी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक वेस्ट जर्मनी और एक ईस्ट जर्मनी। तो जो वेस्ट जर्मनी था वो, ये देखो, ये यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये ईस्ट जर्मनी है। ये ईस्ट जर्मनी आ गया सोवियत यूनियन के पार्ट में, और वेस्ट जर्मनी जो है वो चला गया यूएस या इसके एलीज में, ठीक है। देन एक सेकेंड, ये सो नाउ, तो इसके मतलब क्या किया कि इस चीज़ को देखते हुए जो जर्मनी था, एज अ टेंशन बिटवीन सोवियत यूनियन और एलिड कंट्रीज में बढ़ना शुरू हो गया। तो एलिड कंट्रीज मतलब जो यूएस की एलिड कंट्रीज थी और एक सोवियत यूनियन थी, ठीक है, इन दोनों में एक टेंशन शुरू हो गया। तो 1948 में बर्लिन ब्लॉकेड इन लोगों ने क्रिएट कर दिया। अब बर्लिन ब्लॉकेड है क्या, तो बर्लिन ब्लॉकेड जो है एक वॉल क्रिएट किया गया, ठीक है। कहाँ पे वॉल क्रिएट किया गया, बर्लिन में, बर्लिन में वॉल क्रिएट किया गया। तो ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को डिवाइड करने का पूरा ट्राई किया गया, ठीक है। 1961 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिगैन टू बिल्ड अ बार्ब्ड वायर, मतलब एक कॉन्क्रीट वॉल बनाया और उसके ऊपर वायर्स भी लगा दिए थे, मतलब वो जो कांटे वाले तार होते हैं लोहे के, वो उसको लगा दिया। तो जिससे कि कोई भी इधर वाला मतलब ईस्ट वाला वेस्ट में ना जा सके और वेस्ट वाला ईस्ट में ना आ सके, एक प्रॉपर डिवाइड क्रिएट करने का पूरा अटेम्प्ट किया गया। ये वॉल जो है 1989 तक एग्जिस्ट करी, जब तक मतलब ये पूरा एक कोल्ड वॉर का सीन क्रिएट हो चुका था यहाँ पे 1961 तक। 1948 में बर्लिन ब्लॉकेड जो है अप्लाई किया गया सोवियत यूनियन के द्वारा, ठीक है। सो 1989 तक ये वॉल रही, और 1989 में वॉल कोलैप्स हो गई। कोलैप्स कैसे हुई, विद द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन के कोलैप्स के साथ साथ ये वॉल भी तोड़ दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही समझाया गया है कि 1945 में जो है ये पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ जर्मनी डिवाइड हो गया था एक दो पार्ट में। तो
जो वेस्ट जर्मनी था वो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी हो गया, और ईस्ट जर्मनी जो है वो जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद नाटो, नाटो वर्सेस वार्सो पैक्ट, यहाँ पे नाटो की बात हो रही है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और जिसकी वजह से सारी फाइट्स, कह सकते हैं कि इसकी वजह से सारी फाइट्स हो रही हैं। ठीक है। कि एक्चुअली यूक्रेन का अभी मैं बताऊंगा आगे कि यूक्रेन नाटो में क्यों जुड़ना चाह रहा था, एंड फिर ये फाइट रशिया यूक्रेन की फाइट क्यों हुई। बट उससे पहले नाटो के बारे में जानना जरूरी है। तो बर्लिन ब्लॉकेड एक तरह का वेस्ट मिलिट्री अनरीडनेस एंड फ्राइटेंड देम इनटू मेकिंग डेफिनेट प्रिपरेशन, मतलब कि जो वेस्टर्न पार्ट था यूएस और इसके एलीज थे, उन लोगों को काफी एक मतलब डर हो गया वो, कि अब क्या होगा, मतलब हम लोग नहीं देख सकते उधर साइड क्या हो रहा है, और मतलब उनको देख नहीं सकते थे, है ना। अनरीडीनेस मतलब नहीं देख सकते क्या हो रहा है वहां पे, वहां के लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, ये सब। Therefore, in 1948, mainly the countries of Western Europe, मतलब वेस्ट यूरोप, साइन द ब्रुसेल्स डिफेंस ट्रीटी, ब्रुसेल डिफेंस ट्रीटी साइन किया। और इनका मेन काम ये था कि मिलिट्री कोलाबोरेशन रखे इन केस ऑफ वॉर, मतलब अगर वॉर होती है कभी भी तो उसमें एक मिलिट्री कोलाबोरेशन की जरूरत सबको पड़ेगी। तो जितनी भी वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज थी उन सब ने साइन किया ब्रुसेल्स डिफेंस ट्रीटी, और जिसमें मिलिट्री कोलाबोरेशन रखा। बाद में ब्रुसेल डिफेंस ट्रीटी वॉज ज्वाइन बाय द यूएसए, यूएसए ने भी ज्वाइन किया बाद में, कनाडा ने, पोर्टुगल, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, इन सब ने भी ज्वाइन कर लिया। तो इन अप्रैल 1949 में ये पूरा नाटो का फॉर्मेशन हो गया। अप्रैल 4 1949, मतलब 4 अप्रैल 1949 को नाटो का फॉर्मेशन हुआ। नाटो कंट्रीज एग्रीड टू रिगार्ड एन अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम, मतलब कि नाटो कंट्रीज का मानना यह था कि अगर इनके ऊपर कोई भी अटैक करता है, नॉन नाटो मेंबर, जो नाटो का मेंबर नहीं है, वो किसी भी नाटो मेंबर कंट्री पे अटैक करता है, तो सारी कंट्रीज जो है पूरी मिलिट्री कोलैबोरेट करके उससे अटैक मतलब डिफेंस करेंगी। ठीक है। फिर आता है वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट क्या कहता है, तो यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा सब चीजें लाइन से चल रही हैं। क्यों हुआ, तो नाटो का जो मतलब नाटो भी फॉर्मेशन हुआ कि इस वजह से जिससे कि हम लोग बच सकें दूसरे बाहर वाले अटैकर से। वॉर्सो पैक्ट 1955 में आया, was signed between Russia and her satellite states shortly after West Germany was admitted to NATO। जब वेस्ट जर्मनी नाटो में जुड़ गया तो इधर वॉर्सो पैक्ट 1955 रशिया भी लेके आया। ठीक है। मतलब ये एक तरह का रिप्लाई था टू नाटो, वॉर्सो पैक्ट वाज अ रिप्लाई टू नाटो जब वेस्ट जर्मनी नाटो में जुड़ गया। ठीक है। क्योंकि हम देख सकते हैं जैसे कि मैप है हमारा, तो मैप में हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे वेस्ट जर्मनी ये है ना, और ईस्ट जर्मनी ये है। तो इन दोनों के बीच में, यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में ये तो काफी क्लोज आ गया सोवियत यूनियन के। तो इसलिए जब सोवियत यूनियन को लगा कि अब ये लोग काफी क्लोज तक नाटो मेंबर्स हमारे आ चुके हैं, तो अब हमको भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि हम मतलब हमें भी एक ग्रुपिंग रखे, कंबाइन रखे और साथ में रखे। तो इसको देख के वॉर्सो पैक्ट लाया गया। तो वॉर्सो पैक्ट तो फिनिश हो गया, बट नाटो अभी भी चल रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आई। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में ये है कि क्यूबा जो है क्यूबा ने यूएस और क्यूबा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी खराब हो गए 1961 में। तो क्यूबा ने सोवियत यूनियन को ज्वाइन कर लिया। क्यूबा ने जब सोवियत यूनियन को ज्वाइन किया तो यूएसए ने ट्राई किया कि हम जो है इन्वेड कर लें क्यूबा को, बट क्यूबा जो है बैक्ड बाय द सोवियत यूनियन। क्यूबा का सपोर्टर कौन था, सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन उसको कभी भी हारने नहीं दे सकता था। तो सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर्स, जो कि अभी भी रशिया प्लान पूरा कर रखा है यूक्रेन से लड़ने के लिए, अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो उसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स का यूज रशिया बिल्कुल करेगा। तो सेम काम वहां पे भी किया था क्यूबा में, यूएसए की तरफ एम करके मिसाइल्स लॉन्चर सेटअप कर दिया था कि अगर गलती से भी यूएसए ट्राई करता है तो तुरंत वो फायर कर देंगे। तो इससे क्यूबा जो है बच गया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यही थी, और क्यूबा की वजह से दो सुपर पावर एक साथ आई, लड़ी, और फिर एंड हुआ कोल्ड वॉर का 1991 में। कैसे एंड हुआ वो मैं बताऊंगा इस वाले वीडियो में। हमें सिर्फ ये एक्सप्लेन करना था कि जो हमारा वो है क्या कहते हैं कोल्ड वॉर है, वो कोल्ड वॉर कैसे हुई और क्यों हुई, ये सारे रीजंस। ठीक है। नाउ बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में।